नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। बुधवार 17 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार ने दमदार शुरुआत की और मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी 91 अंक चढ़ के 25,330 पर और सेंसेक्स 313 अंक बढ़कर 82,694 पर बंद हुआ। ये 3 महीने का ऊपरी स्तर है और लगातार दूसरा दिन है जब मार्केट ने तेजी दिखाई। बैंक निफ्टी 346 अंक बढ़कर 55,493 पर और मिड कैप इंडेक्स 58,849 पर बंद हुआ। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही इंडिया यूएस ट्रेड डील पर प्रगति। मंगलवार को दिल्ली में 7 घंटे लंबी मीटिंग के बाद दोनों देशों ने जल्द ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डील की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। ये पॉजिटिव संकेत बाजार में नई उम्मीद लेकर आया। आज के हीरो रहे पब्लिक सेक्टर बैंक। एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे शेयरों में करीब 2% की तेजी दिखी। वजह रही वित्तीय सेवाएं विभाग का ये बयान कि ये बैंक इस साल कैपिटल जुटाएंगे ताकि सेबी का 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम पूरा किया जा सके, यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर पब्लिक को ज्यादा शेयर ऑफर करेगी। कंपनी एक्शन में अर्बन कंपनी की जोरदार लिस्टिंग रही। कंपनी का शेयर 103 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 161 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी करीब 56% प्रीमियम। दिन के आखिर में ये लगभग 62% ऊपर क्लोज हुआ। श्रिंगर हाउस ने भी पहले ही दिन 12% तेजी दिखाई। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर 4% चढ़े क्योंकि कंपनी ने अपने टी ब्रांड्स के दाम घटा दिए हैं, जिससे सस्ता चाय सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा। ऑटो सेक्टर ने भी बाजार को सपोर्ट किया। मारुति और M&M टॉप गेनर रहे। डिफेंस सेक्टर में BEL 2% से ज्यादा चढ़ा और IT सेक्टर में KPIT जैसी मिड कैप कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ शेयरों पर दबाव भी दिखा। वेदांता करीब 1% टूटा क्योंकि सरकार ने इसके रिस्क प्रोफाइल पर सवाल उठाए। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसकी डिमर्जर पर किसी तरह की रोक नहीं है। ड्रीम फोक्स 5% टूटा क्योंकि उसने एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस बंद करने का ऐलान किया। वहीं ITC, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अहम लेवल पार कर 1% ऊपर बंद हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 4% चढ़ा क्योंकि खबर है कि सेबी बैंकों और पेंशन फंड्स को कमोडिटी ट्रेडिंग की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। गोल्ड और करेंसी मार्केट पर नजर डालें तो सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आईं क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले मुनाफा वसूली की। रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 87.82 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। FIIs की चाल भी बदलती दिखी। पहले वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सेलिंग कम हो रही है और धीरे धीरे खरीदारी भी लौट रही है। 16 सितंबर को उन्होंने 11,942 करोड़ के शेयर खरीदे और 11,634 करोड़ के शेयर बेचे, यानी नेट खरीदारी 308 करोड़ की रही। अब सबकी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। बाजार मानकर चल रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी, लेकिन असली फर्क चेयरमैन जेरोम पावेल की कमेंट्री से पड़ेगा। अगर उन्होंने आगे और कटौती के संकेत दिए तो बाजार और चढ़ सकता है, लेकिन अगर लगा कि यही आखिरी कट है तो दबाव बढ़ेगा। अगर सरप्राइज में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती और पॉजिटिव कमेंट्री आई तो ये बाजार के लिए बेस्ट सिचुएशन होगी, लेकिन अगर कटौती टल गई तो अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट भी हो सकती है। तीसरा बड़ा इवेंट है RBI की MPC मीटिंग, जो इस महीने के आखिर में होगी। अमेरिका के फैसले पर ही RBI का रुख भी काफी हद तक निर्भर करेगा। डॉलर और रुपए की चाल पर भी नजर है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे है और रुपया मजबूत हुआ है। अगर अमेरिका रेट कट करता है तो डॉलर और कमजोर हो सकता है और भारत जैसे उभरते मार्केट्स में निवेश बढ़ सकता है। जियो फाइनेंस के शेयर आज हल्की तेजी के साथ बंद हुए और कंपनी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। जियो और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर मानता है कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2032 तक 3 गुना हो जाएगी, जो इनके बिजनेस को और मजबूत कर सकता है। ओरा पावर LED ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जबरदस्त ग्रोथ गाइडेंस दिया है। कंपनी का कहना है कि FY26 में उसका रेवेन्यू 153% तक बढ़ सकता है और पिछले रिकॉर्ड देखकर ये टारगेट काफी हद तक हासिल करने लायक भी लगता है। हिंदुस्तान जिंक ने ऐलान किया है कि राजस्थान में इसका नया फर्टिलाइजर प्लांट दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस और एक्सपैंड होगा और लंबे समय में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट हो सकती है।
सरकार ने साफ किया है कि ब्रिक्स यानी ईंटों पर जीएसटी 12% और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% ही रहेगा। इसका सीधा फायदा सीमेंट कंपनियों जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एसीसी को मिलेगा। वहीं आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी तंबाकू कंपनियों के लिए भी ये पॉजिटिव खबर है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए भी अच्छी खबर है। 2025 की पहली छमाही में भारत से चाय का एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, खासकर नॉर्थ इंडिया से। चाय टाटा कंज्यूमर का बड़ा प्रोडक्ट है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से कंपनी की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। ड्रीमफोक्स का सबसे बड़ा बिजनेस एयरपोर्ट लाउंज सर्विस से जुड़ा था और वहीं से कंपनी की करीब 90% कमाई आती थी। लेकिन अब कंपनी ने खुद ऑफिशियली ये बिजनेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का मॉडल सीधा सा था। बैंकों की क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिलाने के लिए ड्रीमफोक्स बीच में मिडलमैन का काम करता था और कमीशन कमाता था। लेकिन अब बैंक्स और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने सीधे आपस में टाई अप करना शुरू कर दिया है, जिससे मिडलमैन की जरूरत खत्म हो गई। इसी वजह से शेयर लगातार गिर रहा है और टॉप लेवल से अब तक 80% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। कई दिनों से शेयर लोअर सर्किट पर ही फंसा हुआ है। पिछले साल सितंबर 2024 में ड्रीमफोक्स की टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत आई थी, जिसके चलते अडानी एयरपोर्ट्स जैसे ऑपरेटरों ने साफ कहा कि उनकी सर्विस ठीक से काम नहीं कर रही। यही गिरावट की असली शुरुआत थी। इसके बाद 2025 में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े क्लाइंट्स ने ड्रीमफोक्स से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। पहले कंपनी ने इसे अफवाह बताया, लेकिन जुलाई में खुद मान लिया कि ये दोनों बैंक अब उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ड्रीमफोक्स ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बैंकों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो सीधे उनके साथ काम करें ताकि ड्रीमफोक्स को हटाया जा सके। और जल्द ही अडानी एयरपोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि लाउंज एक्सेस के लिए अब किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति यह है कि कंपनी ने डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस से पूरी तरह एग्जिट कर लिया है और अब इंटरनेशनल लाउंज और छोटे मोटे दूसरे बिजनेस पर फोकस करने की बात कह रही है। लेकिन जब 90% बेहद मुश्किल लग रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी साफ है कि एफआईआई और डीआईआई यानी बड़ी संस्थाओं ने धीरे धीरे अपना पैसा निकाल लिया है और अब ज्यादातर शेयर पब्लिक के पास आ गए हैं। इसका मतलब साफ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस गिरावट में सबसे ज्यादा फंस गए हैं। भारत सरकार अगले साल यानी 2026 के लिए कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर विचार कर रही है। कैपेक्स का मतलब होता है वो पैसा जो सरकार या कंपनी नई प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां, सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है ताकि बिजनेस और इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले बजट में सरकार ने 11.12 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए रखे थे, लेकिन अब चर्चा है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। मकसद साफ है, इकोनॉमी में डिमांड और कंजम्पशन यानी खपत को तेजी से बढ़ाना। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस समय अलग अलग मंत्रालयों जैसे रेलवेज, रोड्स एंड हाईवेज, पोर्ट्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी से बात कर रही है ताकि तय किया जा सके कि किन किन सेक्टर्स में ज्यादा निवेश किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पहले क्वार्टर में ही बजट का लगभग 25% कैपेक्स खर्च कर दिया है। इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर प्रोजेक्ट्स की स्पीड काफी तेज है और डिमांड इतनी बड़ी है कि कैपेक्स को और बढ़ाना पड़ सकता है। रेलवे सेक्टर को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से आईआरएफसी, रेलटेल और टेक्समैको जैसी कंपनियों के शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जो इस ट्रेंड को कंफर्म करता है। रोड्स और हाईवेज में लार्सन एंड ट्रूबो सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसे सीधा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा और दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियां भी सड़कों और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, इसलिए इनके लिए भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। पोर्ट सेक्टर में अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे बड़े नाम हैं और ये भी रिकवरी मोड में है। यहाँ बढ़ा हुआ कैपेक्स सीधा असर डाल सकता है। शिप बिल्डिंग सेक्टर तो पहले से ही तेजी में है। गार्डन रीच सी, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक जैसे शेयर बीस्ट मोड में चल रहे हैं। अगर सरकार यहाँ कैपेक्स बढ़ाती है तो ये ग्रोथ और तेज हो सकती है। फेस्टिवल सीजन, जीएसटी रिफॉर्म और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च मिलकर इकोनॉमी में एक मजबूत ग्रोथ साइकिल बना सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो मार्केट फिर से 2023-24 वाली तेजी वाला दौर देख सकता है। वारी एनर्जीज ने ऐलान किया है कि वो अपनी कंपनी इंडो सोलार के कुछ शेयर बेचने जा रही है। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मार्केट के नियम पूरे किए जा सके, जिनमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से कम रखनी जरूरी है। कंपनी 61 लाख शेयर बेचेगी, जो उसकी लगभग 15% हिस्सेदारी के बराबर है। ये शेयर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे। 18 सितंबर को ये ऑफर नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और 19 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए। कंपनी ने फ्लोर प्राइस 500 रुपए तय किया है, जबकि अभी इंडो सोलार का शेयर करीब 482 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इंडो सोलार के शेयर में हाल ही में ट्रेडिंग पर रोक लगी थी, लेकिन आखिरी बार ये स्टॉक 5% अपर सर्किट पर बंद हुआ था। वहीं वारी एनर्जीज का शेयर अभी 3600 रुपए से ऊपर कारोबार कर रहा है।
कुहान्स लाइफ साइंसेज की खास बात यह है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग करीब 67% है, लेकिन पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। इसके बावजूद ब्रोकरेज जेफरीज ने कंपनी पर बाय रेटिंग दी है, क्योंकि इंडिया के CRDMO सेक्टर में बहुत तेजी की संभावना है। यस बैंक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। SBI, फेडरल बैंक और बंधन बैंक ने मिलकर अपनी हिस्सेदारी जापान की सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को बेच दी है। ये डील करीब 45 करोड़ शेयरों की रही और 21.5 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर पूरी हुई। इस सौदे से SBI ने करीब 13% हिस्सेदारी बेची, जबकि फेडरल बैंक और बंधन बैंक ने भी अपने हिस्से के शेयर ट्रांसफर किए। डील को RBI और CCI से मंजूरी मिलने के बाद 17 सितंबर को पूरा किया गया। आज बेलराइज इंडस्ट्रीज भी चर्चा में रहा। ये ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और इसका शेयर 6% से ज्यादा उछल गया। ब्रोकरेज इन्वेस्टिक ने कंपनी पर कवरेज शुरू की है और इसे 185 रुपए का टारगेट देते हुए बाय की सलाह दी है। बेलराइज इंडस्ट्रीज की खास बात यह है कि ये 2 व्हीलर पार्ट्स बनाती है और नए प्रोडक्ट्स और बड़े ऑटो ब्रांड्स के साथ टाई अप्स पर फोकस कर रही है। मई में लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक पहले ही 70% रिटर्न दे चुका है। ट्रेडिंग आइडियाज में आशीष ने भारत फोर्ज और अशोक लेलैंड पर खरीदारी की सलाह दी है। उनके मुताबिक भारत फोर्ज 1330 तक जा सकता है और अशोक लेलैंड 141 तक पहुंच सकता है।